हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग गुड। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इको का थर्ड चैप्टर जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इसमें हम लोग जो 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उससे पहले के इफ़ेक्ट्स और उसके बाद के इफ़ेक्ट्स एंड हमें वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों अडॉप्ट करनी पड़ी थी उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको नहीं लीव करना है एंड ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसमें हो सकता है काफ़ी सारी वीडियोस लग जाएं, बट मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ऑल्सो टू बी नोटेड दैट अगर आप सिर्फ यही नोट्स करके जाओगे तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे। यस डेफिनेटली, मैंने अपने इवन MCQs एग्ज़ाम हुआ था मेरे बोर्ड्स के टाइम पे तो मैंने यही रेफ़र किया था एंड मैंने उतना ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं किया था। हाँ, एब्सोल्युटली ये किया था कि मैंने सैम्पल पेपर्स काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किए थे एट दी एंड। तो अगर आप ये नोट से करोगे तो ईजिली आपका सब कवर अप हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू टू दिस वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, वाई वर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो आपके इसमें जो भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं शॉर्ट कि क्या क्या बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आप हर एक क्वेश्चन को इजी बना सकते हो उसके सामने एक शॉर्ट नोट्स लिख के। बिकॉज अगर आपको हेडिंग्स याद रहेगी तो आप अंदर का मटेरियल इजीली लिख सकते हो एंड बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं वो मोस्टली एंड मेजरली अगर आपकी राइटिंग साफ़ सुथरी है, आपने अच्छा काम किया है तो वो सिर्फ आपकी हेडिंग्स देखेंगे एंड थोड़ा बहुत रीड करेंगे एंड वो सोचेंगे कि अच्छा इनको तो आता है, तो वो आपको उसी हिसाब से मार्क्स दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग होता है कि इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं फॉर एग्जांपल जो भी पब्लिक वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, ठीक है, रोड्स हो गई, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, पुअर पीपल की हेल्प करते हैं और बाकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स होती है, पेंशन जो वो ओल्ड एज पीपल को देते हैं, स्कॉलरशिप्स वो जो प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जब भी हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू से इंक्रीज़ करते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कौन कौन से हुए, मेजरली आपका टैक्स हुआ, ठीक है, बाकी वो जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करते हैं या फिर कोई भी लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उस पर उनको इंटरेस्ट जो भी मिलता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। मेजर कंट्रीब्यूशन कौन कौन करते हैं, आपका टैक्सेस हो गया, इसमें आपका इनकम टैक्स भी आ जाता है, आपका GST भी आ जाता है, इस सबसे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। तो मेजर सोर्स उसका टैक्सेस है और बाकी वो काफ़ी सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी जहाँ से भी गवर्नमेंट को मिलता है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी बस हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट। अब हम फिस्कल डेफिसिट को समझेंगे तो क्या होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। जितना वो कमा रहा है उससे ज़्यादा उसके एक्सपेंडिचर हो जा रहे हैं, इसका मतलब जो फाइनेंशियली उसको कमी हो रही है उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट का नाम दे देते हैं। एंड हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमको रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। तो देखो 1991 से पहले फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज्ड, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था हमारा फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में उनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ा था एंड फ्लड विक्टिम्स को बचाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे वैसे देने पड़े थे, जिसकी वजह से उनका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इसको हम नॉन डेवलपमेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम कोई चीज़ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड, ये सब चीज़ें नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव में खर्चा कर रहे हैं एंड अपने फ्लड विक्टिम्स को बचाने के लिए खर्चा करें। ये सब दो तीन और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। तो जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट होता है इट इज़ ऑलवेज फाइनेंस्ड बाय रेजिंग द लोन्स फ्रॉम बैंक्स, IMF एंड WB। ठीक है, देखो अगर आपको आपकी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट हो जाते तो आपको उसको फाइनेंस कराना पड़ेगा, मतलब आपको लोन लेना पड़ेगा उसको मीट अप करने के लिए, बिकॉज द गवर्नमेंट डोंट हैव द इनफ रेवेन्यू। ठीक है, तो आपको एक्सपेंसेस तो करने ही पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपको फाइनेंस लेना पड़ेगा, दैट मीन्स लोन लेना पड़ेगा। लोन आप कहाँ से लोगे, आप बैंक से ले सकते हो, दूसरा आप IMF से ले सकते हो जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी लोन्स प्रोवाइड करता है। जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अभी थोड़ा बहुत वॉर वाला सिचुएशन हुआ था तो पाकिस्तान IMF से ही लोन मांगने गया था, वर्ल्ड बैंक से ही लोन मांगने गया था। ठीक है, WB माने वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक का एक और नाम होता है IRDB, जो इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये होता है। उसके बाद है फॉर डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू। अब डेवलपमेंट के लिए या फिर डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ बनाने के लिए उनको रेवेन्यू चाहिए था ताकि वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को मीट कर सके, पॉवर्टी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से लोगों को बचा सके। उसके बाद है रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस वर वेरी लो।
ठीक है, तो ये सब आपके रीजंस थे किस वजह से आपको रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत पड़ी। फिर इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर वाज नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। तो अगर आपको ग्रोइंग एक्सपेंडिचर को मीट करना है तो पब्लिक सेक्टर से जो इनकम है इट इज़ नॉट दैट मच इनफ। फिर है ड्यू टू राइज इन फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट डेप्ट इंक्रीज एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज़ हुआ था उसकी वजह से आपका जो गवर्नमेंट डेप्ट था, गवर्नमेंट में जो लोन था वो भी इंक्रीज़ हो गया था और इंटरेस्ट ऑन पेमेंट वाज आल्सो इंक्रीजिंग। देखो जितना आप लोन लोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस पर। तो अगर आप लोन नहीं पे कर पा रहे हो तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा, ऐसा भी होता है। तो फिस्कल डेफिसिट आपका इंक्रीज़ होता जा रहा था, लोन भी इंक्रीज़ होता जा रहा था, तो लोन पे जो इंटरेस्ट था वो भी इंक्रीज़ हो रहा था। तो उसको मीटअप करने के लिए हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने पड़े थे काफ़ी ज़्यादा। ये हमारा सिर्फ फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। जो फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, किस किस रीज़न से इंक्रीज़ हुआ था। फिर आता है एडवर्स पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप फॉरेन एक्सचेंज को मान लो कि वो हमारी करेंसी है, हमारी करेंसी इन द सेंस रुपीज़ है, ठीक है। तो हमारी करेंसी जितनी हमारे पास आ रही है उससे ज़्यादा हमारी बाहर किसी कंट्री को पे करने में चली जा रही है। फॉर एग्जांपल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है एंड जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम 100 की चीज़ खरीद रहे हैं बाहर वाली कंट्री से, 100 रुपीज़ की मान लो, और हम 80 का कुछ सामान बाहर बेच रहे हैं, तो जो 20 रुपीज़ हमारे रिमेनिंग हुए, ठीक है, वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एडवर्स बैलेंस है, ठीक है। तो जब भी हमारा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारी करेंसी ही जा रही है इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी जिसके भी साथ हम डील कर रहे हैं, तो अगर हमारा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ इनफ्लो जो हमारे पास आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होना। तो 1991 से पहले एक्सपोर्ट कम थी क्योंकि हमारे जो गुड्स होते थे बहुत पुअर क्वालिटी के होते थे एंड इंपोर्ट ज़्यादा होती थी बिकॉज हम ये सोचते थे कि हम इंपोर्ट ही करा लेते हैं चीज़ें क्योंकि हम अपनी कंट्री में उतनी एफिशिएंटली वो चीज़ों को नहीं बना पा रहे थे डिस्पाइट ऑफ दैट हैवी टैरिफ्स, ठीक है। टैरिफ्स भी काफ़ी ज़्यादा लगे थे, टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा लगे थे, बट हम ये लोग ये प्रेफर करते थे कि हम इंपोर्ट करा ले चीज़ें बिकॉज हमारी कंट्री में वो चीज़ नहीं बन पा रही थी उतने अच्छे से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एडवर्स बैलेंस था वो इंक्रीज़ हो गया 2214 करोड़ से 17,367 करोड़। फिर है थर्ड पॉइंट फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, रिजर्व्स का मतलब होता है फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज़। तो आइस क्लोज करो और सोचो रिजर्व्स का क्या लिखोगे, मतलब रिजर्व्स का मतलब दो चीज़ें, फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़। इसमें जो आपका रिजर्व था दे वर यूज टू मीट कंजम्पशन रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो आपके पास ना एक रिज़र्व रखा रहता था, रिज़र्व में आपकी फॉरेन करेंसी के लिए जो अमाउंट होती थी वो एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ रखी जाती थी। अब इस रिज़र्व को हम क्यों रखते थे कि कभी भी हमारे पास कुछ भी ऐसा काम पड़ेगा आगे जाके जब हमें इन पैसों की ज़रूरत हुई तो हम ये यूज़ कर लेंगे। तो इन्हीं रिज़र्व्स को यूज़ किया गया कंजम्पशन रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोफिलिगेट स्पेंडिंग वर कंटिन्यूड रिजल्टिंग एडवर्स पेमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है कि हम एक्स्ट्रा ही मतलब बिना किसी मतलब के बेफालतू के पैसे खर्च कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी उस टाइम पे ऐसे ही कर रही थी एंड देवर कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू चलता गया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एडवर्स बैलेंस है वो हो गया। मतलब गवर्नमेंट ने जानबूझ के तो नहीं किया बट उसको ये पता नहीं चला कि अगर हम इसमें कटौती नहीं करेंगे या फिर अगर हम इतना ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना एडवर्स चला जाएगा। फिर फॉरेन रिजर्व डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। अब फॉरेन रिजर्व्स जो था हमारे पास, जो रिजर्व्स थे ना, वो हमारे पास इतने गिर चुके थे, इतने कम हो चुके थे कि बस हमारे पास 2 वीक्स का पैसा बचा था। 2 वीक्स के लिए सिर्फ रिजर्व्स बचा था कि हम बाहर से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करा सकें एंड इंपोर्ट कराना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती थी उस टाइम पे। तो इंटरनेशनल बोरोइंग इंक्रीज हुई एंड नो कंट्री और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाज विलिंग टू लेंड टू इंडिया, ठीक है। तो इंटरनेशनल बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी क्योंकि हमने इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा बोरो कर लिया था एंड कोई भी कंट्री या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन IMF वर्ल्ड बैंक हमें पैसे देने को तैयार नहीं था। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हुई थी क्योंकि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस लेवल था वो इंक्रीज़ हो गया था। देखो अगर हमारी किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो हमारा जो प्राइस लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई था, जो शॉर्टेज थी सप्लाई की वो बढ़ती गई
मतलब पहले सप्लाई होती थी, फिर सप्लाई होनी बंद हो गई, ठीक है, जितना हमें चाहिए था, और फिर सप्लाई बहुत ही कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइसेस थे एसेंशियल गुड्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए 1991 से पहले। तो मेजर रीजन इन्फ्लेशन का ये था डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, आरबीआई के पास जाती थी। आरबीआई के पास कुछ गोल्ड सिक्योरिटीज़ या जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती थी आरबीआई को मनी प्रिंट करने के लिए, वो आरबीआई को देते थे, ठीक है, अपना गोल्ड, और आरबीआई उनके बिहाफ में, उन सब सिक्योरिटीज़ के बिहाफ में उतने अमाउंट के नोट्स वगैरह उनको छाप के देते थे। तो जैसे ही गवर्नमेंट को पैसे की कमी पड़ी, डेफिसिट फाइनेंसिंग करवा लिया, जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा पैसे हो गए, मतलब पैसे इन द सेंस कि नोट हो गए, मनी सप्लाई उसको हम बोलते हैं, जो हम मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। एंड इसकी वजह से, ये आप ना दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से कि इन्फ्लेशन इसकी वजह से कैसे बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन का मेजर रीज़न क्या था, कि आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रहा था, एंड इसकी वजह से ज़्यादा सप्लाई हो रही थी फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स डेफिसिट। डेफिसिट को मीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ गया था। इसकी वजह से प्राइजेस भी हाई होने लग गए थे। पहले देखो, जितने ज़्यादा हमारी कंट्री में नोट्स होंगे ना, उतनी ही कम उसकी वैल्यू होगी। क्योंकि देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल पहले $1 मैं ऐसे मान के चल रही हूँ कि एक ज़माने में मान के चलो कि $1 1 रुपये के बराबर हुआ, बट अभी क्या है, $1 अप्रॉक्सीमेटली 85 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। मैंने अभी करेंट नहीं देखा कितना है, बट 85 जितना मुझे याद था। तो वन डॉलर पहले 1 रुपये के बराबर था, लेकिन अब $1 85 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है वो गिर गई है, ठीक है। पहले हमारी रुपीज़ की वैल्यू काफ़ी अच्छी थी, बट अब धीरे धीरे वो गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द मार्केट। काफ़ी सारे इसके रीजंस होते हैं। अब इन्फ्लेशन का जो रेट था, इट इज़ 16.7% इट वॉज दैट टाइम। एंड जो हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए, जितना हम अच्छा मान सकते हैं, वो 4% मान सकते हैं। 2 से सिर्फ 6% तक का हमारा अगर इन्फ्लेशन रेट देखें, तो इसके बीच में अगर इन्फ्लेशन रेट है तो अच्छा माना जाएगा, और जो आइडियल माना जाएगा वो 4% माना जाएगा, ठीक है। बट उस टाइम पे कितना हो रखा था, इन्फ्लेशन रेट 16.7% हो रखा था। सच अ हाई रेट रिड्यूस द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। इसका मतलब है कि इसकी वजह से, इस इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो इंडियन गुड्स की डिमांड थी डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में, वो रिड्यूस हो गई। उसके बाद है मेजर रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये आपका की पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो, अब नेक्स्ट है पॉइंट कि पब्लिक सेक्टर की काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रही। इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 ड्यू टू पब्लिक सेक्टर, येट ओवरऑल परफॉर्मेंस वॉज डिसअपॉइंटिंग। देखो, वैसे तो हमारा अगर हम ये सेक्टर की बात करें तो ये वेल डाइवर्सिफाई हो गया था 1990 तक पब्लिक सेक्टर में, येट ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही काम करे जा रही थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल पे कर रही थी, बिज़नेस बढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू करते रहा ऑपरेट करते रहा, इवन इन दोज एरिया विच कुड बी शिफ्टेड टू प्राइवेट सेक्टर। अब देखो, गवर्नमेंट किसी को भी कोई भी चीज़ देने से डरता इन द सेंस कि हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम इंडिपेंडेंस, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए, तो गवर्नमेंट ने सारी पावर्स जो थी वो अपने पास रख रखी थी, एंड वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर वगैरह कोई सब पावर्स अपने हाथ में ले लें। तो हर किसी के लिए पब्लिक सेक्टर को ही लगना पड़ रहा था। तो पब्लिक सेक्टर का पैसा भी जा रहा, और पब्लिक सेक्टर को काम भी किसके लिए करना है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए। तो इवन इफ इट इज़ वर्किंग इन लॉस, इट्स मेन गोल इज़ कि पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए, भले ही हमारा लॉस हो जाए। तो ये पब्लिक सेक्टर का एक रोल था। अब हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे जिस एरियाज़ में काम कर सकते थे, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ही काम कर रहा था। सो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर फर्म्स ने लॉसेस इनकर किए, बट दे कंटिन्यू टू फंक्शन। फिर देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें रिफॉर्म्स लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, बिकॉज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी। गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम
इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इन सब से वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही थी, बिकॉज पहले तो टैक्सेस भी पकड़े नहीं जाते थे क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं होते थे इतने, ठीक है। अगर होते भी थे तो बहुत कम होते थे, आई गेस ATM वगैरह का यूज़ होता होगा, उससे ही ट्रांजेक्शन्स पकड़े जा सकते थे। बट मोस्टली अगर कोई कैश में कर ले ट्रांजेक्शन, कोई कैश में पैसे अर्न कर ले और गवर्नमेंट तक वो बात पहुँची ही नहीं, तो लोग उसमें पैसे पे ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो टैक्सेस पे ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसे पहुँचेंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे फ्रॉम एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। इट बिकेम अनसस्टेनेबल, मतलब अब गवर्नमेंट बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही थी, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की ज़रूरत पड़ी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इसमें से अगर फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी 3 हेडिंग्स लिख लेना, ठीक है, या फिर आप सारी हेडिंग्स लिख लेना, थोड़ा थोड़ा सब में लिख लेना। आप इतना ज़्यादा याद करोगे तब जाके आपको थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट्स याद होंगे इसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके सब पॉइंट्स भी 2-3 आपको याद होंगे अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ के जाओगे, तो जो आपको सबसे अच्छे से याद हो, जो आपको फिगर्स के साथ याद हो, वो आप लिख लेना। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? इंडिया अप्रोच्ड टू IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, और IMF के पास गया एंड रिसीव्ड $7 बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 वीक्स के पैसे बचे थे तो इंडिया को कहीं ना कहीं से तो पैसे लेने ही थे, तो वो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गया। फॉर दिस लोन दीज एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो इस लोन के लिए जो एजेंसीज थी उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि अरे इंडिया तो किसी के साथ बाहर ट्रेड ही नहीं करता, इंडिया इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, बाहर से। तो फिर क्या हुआ, ये एजेंसीज़ ने एक्सपेक्ट किया, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इंडिया अब ओपन अप करेगी इकोनॉमी में, रिस्ट्रिक्शंस हटाएगी इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में। तो इंडिया ने एग्री की सारी कंडीशंस जितनी भी वर्ल्ड बैंक और IMF ने अनाउंस करी थी, एंड वो उन कंडीशंस का नाम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था। इस इकोनॉमिक पॉलिसी को ओवरकम करने के लिए और ग्रोथ का पेस, मतलब ग्रोथ की रफ्तार इंक्रीज़ करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था इन जुलाई 1991। एंड उसके जो मेन पॉइंट्स थे, फ़ोन तो फ्लाइट मोड में ही रहना चाहिए, नहीं तो कॉल्स आते रहते हैं, ओके, प्लीज़ इग्नोर दैट। सो इंडिया एग्रीड द कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, एंड उन्होंने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अनाउंस किया। टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इंक्रीज द पेस ऑफ ग्रोथ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991 एंड इट्स मेन पॉइंट्स आर। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए और ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और उसके जो भी मेन पॉइंट्स थे वो ये थे। 2 टाइप के मेजर्स उन्होंने लिए थे, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स थे एंड कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए आप क्या करोगे, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, these are short term measures. You need to correct the weakness that develop in BOP by maintaining sufficient foreign exchange reserve and by keeping the rising prices under control. तो जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे वो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स में आप किस किस बारे में बात करेंगे, करेक्ट द वीकनेस दैट डेवलप इन BOP बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो देखो, जो हमारा BOP में एडवर्स बैलेंस था, BOP में एडवर्स बैलेंस था, उसको, उसकी वीकनेस को करेक्ट करने के लिए जो भी हमने मेजर्स लिए थे, जितने हमने रिजर्व्स अपने पास रखे थे, ताकि जो हमारे पास रिजर्व्स हों वो सही अमाउंट में हो एंड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रहें। फिर है बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइजेस अंडर कंट्रोल। तो जो भी कंट्रोल के लिए हमारे पास राइजिंग प्राइजेस थे, जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, उनको कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत थी इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स क्या क्या थे, एक तो आपको फॉरेन रिजर्व अच्छे से मेंटेन करना है ताकि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का एडवर्स बैलेंस नहीं, फेवरेबल बैलेंस रख सको, एंड दूसरा आपको राइजिंग प्राइजेस को कंट्रोल में रखना है कि प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा राइज ना हो जाए। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स मतलब ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, इट कंटेन्स 3 थिंग्स, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, एंड एफिशिएंसी, इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एंड इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें ये सब चीज़ आती है। पहला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड
ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Liberalization of the economy means freedom of producing units from district controls imposed by the government. अब गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि आप सिर्फ इतने ही यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब लिबरलाइजेशन के आने से इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 3 चीज़ें थी। तो इसमें से पहली चीज़ लिबरलाइजेशन थी जो 1991 में आई थी। तो अब 1991 से जब ये पॉलिसी आ गई थी, अब आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने मनपसंद या जितने भी यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो आप उतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा फ्रीडम देगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। अब इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इनकरेजमेंट मिली थी कि आप अपना जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके साइज़ को आप बढ़ा सकते हो। तो अब आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। ये वाला जो पेज होगा ना PDF का, इसको कट कर देना, ठीक है, इसमें कट लगा है ऑलरेडी यहाँ पे। तो अब हम आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी इन केस कोई और स्टूडेंट देख रहा है। अब लिबरलाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स लिए गए थे ये सब हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ना कोई भी एक टाइप का रिफॉर्म आपका आ जाएगा, जैसे इंडस्ट्रियल के अलग है, टैक्स रिफॉर्म्स अलग हैं, आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अलग हैं, फॉरेन वाला अलग है। तो काफ़ी सारे टाइप्स के रिफॉर्म्स हैं, इसमें से कोई एक 100% आएगा, 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से इसको पढ़ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्री के ही बारे में कुछ रिफॉर्म्स लिए गए थे। अब देखो पहले जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो सारी चीज़ों को ओवरऑल ओवरलुक करता था, ठीक है। लेकिन अब इकोनॉमिक पॉलिसी में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है कि आपको हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आपको ये चलाना है वो चलाना है, देन उसके बाद आपको लिमिट्स दी होगी कि आप सिर्फ इतने ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर था जिसको अब अबॉलिश कर दिया गया है। तो अब जितने भी ये वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डियस केमिकल्स, इंडस्ट्रीज एक्सप्लोजिव्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो अगर आप ये सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ बना रहे हो तब आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग करना पड़ेगा। आपको लिमिट्स दी होंगी कि आप सिर्फ इतने ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ इन गुड्स के लिए। फिर है पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल बहुत रिड्यूस कर लिया था, मतलब पहले वो 17 इंडस्ट्रीज़ पे काम करता था, तो अब वो सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ का ध्यान रख रहे हैं। बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने क्या बोला कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, बिकॉज इट वॉज फेल्ट दैट गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि आप ही पार्टिसिपेट कर सकते हो कंट्री के ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर आता है रेजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। 1991 तक सिर्फ कुछ ही गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बना सकता था, लेकिन अब काफ़ी सारे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इसका मतलब अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। उनके पास पहले एक इन्वेस्टमेंट लिमिट थी जो बहुत कम थी, अब उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था 5 करोड़ तक का, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी बुक्स में NCERT में कुछ चेंज होगा ना इसके अमाउंट में, तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा। फिर आता है इसके अंदर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन की वजह से रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनी टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, लिबरलाइजेशन की वजह से जो लार्ज कंपनीज़ के पास रिक्वायरमेंट होती थी कि आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको एक्सपेंशन करना है या फिर अगर आपको नई अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश करनी है या फिर मर्जर करना है, इन सब चीज़ों को एलिमिनेट किया गया है। मतलब अब कंपनीज़ जो भी कंपनीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया है। तो अब वो कंपनी के ऊपर है वो जो भी करना चाहें, ठीक है। तो ये सब आपका इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड रिफॉर्म्स है। तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। पहला आप लिखोगे लाइसेंसिंग, कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो पहले होता था उसको आपने अबॉलिश कर दिया गया है, जिसमें आप सिर्फ गुड प्रोडक्ट्स के बारे में लिखोगे कि सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं। देन जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको भी आपने डिक्रीज़ किया है। पहले पब्लिक सेक्टर 17 इंडस्ट्रीज़ पे काम करता था, बट नाउ इट्स फोकस इज़ जस्ट टू द 3 जो आपका डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन हो गया एंड आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया। तो बस अब इतनी ही चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल रहेगा। उसके बाद डी रिजर्वेशन है प्रोडक्शन का बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कि अब उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज़ किया गया था, ठीक है। एंड जो भी उनकी रिजर्वेशन थी कि सिर्फ आप इतना ही ये सभी कर सकते हो, अब उसको भी आपका इंक्रीज़ किया गया था।
फिर है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। लिबरलाइजेशन की वजह से पहले सारी अप्रूवल्स वगैरह लेनी पड़ती थी, बट अब ये सब रिस्ट्रिक्शन हट गया है एंड MRTP एक्ट आ गया है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इट इंक्लूड्स, अब देखो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दीज ऑल आर कंट्रोल बाय RBI। जितने भी बैंक्स हैं हमारे, जितने भी मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीज़ आएंगे, आपके बैंक्स तो आएंगे ही आएंगे। तो बैंक्स कौन कौन से होते हैं? पहला कमर्शियल बैंक जिनसे हम नॉर्मल पीपल डील करते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, तीसरा स्टॉक एक्सचेंज, एंड आपका चौथा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड दीज ऑल आर कंट्रोल बाय दी RBI। फिर है रोल ऑफ RBI। नाउ विद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रोल ऑफ RBI वॉज रिड्यूस्ड। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले RBI को बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता था, बट अब उसका रोल भी अब थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर को खुद से ही अलाउ किया गया है कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हो इवन विदाउट कंसल्टिंग दी RBI। पहले जो भी कमर्शियल बैंक्स होते थे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट बैंक है जो भी कंट्री के अंदर थे, इन सबको अप्रूवल्स लेना पड़ता था, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था RBI से कोई भी चीज़ को मनवाने के लिए या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए। तो अब विदाउट इवन कंसल्टिंग RBI you can take many of the decisions and financial matters पे आप अपने आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये जो रिफॉर्म था, इस रिफॉर्म की पॉलिसी ने लेड किया था टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये जो रिफॉर्म पॉलिसी थी, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिससे आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इंडिया एज वेल एज फॉरेन विच इंक्रीज द कॉम्पिटिशन एंड प्रोवाइडेड बेटर सर्विसेज टू द कंज्यूमर। तो अब हमारे पास पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, तो अब नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आने लग गए थे। इंडियन भी थे, फॉरेन भी थे, बिकॉज अब बाहर की कंट्रीज़ भी हमारे उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकती थी, जिसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया था। एंड जब भी कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दो फर्म्स के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो दोनों ही अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सब्स्टिट्यूट्स वाला नहीं होता कि अच्छा ये नहीं अच्छा काम कर रहा, हम इसमें स्विच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं बात करूँ तो एयरटेल की सर्विसेज के बारे में बात करती हूँ, कहीं कहीं पे एयरटेल के सिग्नल्स नहीं आते हैं, मान के चलते हैं, तो फिर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि उन्हें बेटर सर्विसेज नहीं मिल रही है उस एरिया पे, तो वो स्विच हो जाते हैं टू अनदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो लोग जियो या फिर आपका VI ले लेते हैं। इवन VI भी अब अच्छी सर्विसेज उतनी नहीं दे रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे कॉलेज में जियो के सिग्नल्स ही नहीं आते हैं, सिर्फ VI के सिग्नल्स आते हैं। सो नेवर माइंड, क्या ही करना। फिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वाज रेज टू अराउंड 51%। अब देखो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी ना बैंक्स की, वो अब इंक्रीज़ कर दी गई थी 51% में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज जो मर्चेंट बैंकर्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे, पेंशन फंड्स थे, दे वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। पहले इन सब लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था, बट अब मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स को अलाउ किया गया है कि हम मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे हम लोग ना डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इन द म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी वगैरह जो भी हम लोग बाय करते हैं उसके लिए। तो वैसे ही ये सब चीज़ें कब से स्टार्ट हुई थी? 1991 से इसकी शुरुआत हो गई थी। अब बैंक्स को भी फ्रीडम दी गई थी टू सेट अप न्यू ब्रांचेस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस विदाउट इवन अप्रूवल ऑफ RBI, ठीक है। तो देखो अब बैंक्स को फ्रीडम दी गई कि आप नए नए ब्रांचेस खोलिए। फॉर एग्जांपल एक ब्रांच कोलकाता में है, एक ब्रांच मुंबई में है, तो अब आप नई नई जगह भी ब्रांचेस खोल सकते हो। आप दिल्ली में खोल सकते हो, चेन्नई, ये सब जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आप खोल सकते हो। फिर आता है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स रिफर्स गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। सो जो आपके टैक्स रिफॉर्म्स हैं, दे बेसिकली रेफर टू गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इनको कलेक्टिवली हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो जो भी पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है, जो भी गवर्नमेंट की टैक्सेशन स्कीम्स हैं, ये सब चीज़ें आपका फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। तो टैक्स रिफॉर्म्स में क्या क्या आया था? उस टाइम पे टैक्सेस का रेट काफ़ी ज़्यादा था, तो रिडक्शन किया गया था डायरेक्ट टैक्स में। एंड डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और के ऊपर। फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग सम अमाउंट, गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड मैं उस पर इवन टैक्स भी पे करने के लिए एलिजिबल हूँ, मतलब मुझे उस पर टैक्स पे करना है।
आई हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट सर्टेन अमाउंट, तो फिर मैं उसका बर्डन अपने ब्रदर या किसी और जने पे नहीं डाल सकती कि अरे अच्छा मैं नहीं कर रही तुम कर दो, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब वो जाएगा मेरे ही अकाउंट से या फिर मेरे ही थ्रू जाएगा। अगर मैं किसी से मांग के भी ले रही हूँ तो ये मत बोल देना कि अच्छा मैंने तो अपना बर्डन सारा भैया के ऊपर या पापा के ऊपर डाल रखा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको टैक्स पे करना है तो वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा या आपकी फैमिली को ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट डायरेक्ट टैक्स एंड इसका बर्डन उस पर शिफ्ट हो जाता है जो उसका फाइनल कंज्यूमर होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ और मैंने कुछ सामान खरीदा एंड मैंने उस पर जीएसटी पे किया, मैं उसको जब बेचूंगी तो मुझे वो जीएसटी वाली अमाउंट कौन देगा, जो मेरे से ख़रीद रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये अगर आईटीसी वगैरह का तुमने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा तो वो ईजी होगा तुम्हारे लिए समझना, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो, जीएसटी की बात करो, तो उसका बर्डन कौन बियर करता है, जो आपका फाइनल कंज्यूमर होता है वो, ठीक है। सो सिंस 1991 देयर वाज कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसे टैक्सेस हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। विथ रिफॉर्म्स इट वॉज फेल्ड दैट हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्सेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स इवेशन। तो अगर हम बोलें कि कोई भी जना टैक्स क्यों बचाना चाहेगा या टैक्स का टाल मटोल क्यों करना चाहेगा, टैक्स में फ्रॉड क्यों करना चाहेगा, क्योंकि इतने हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्स हैं जो लोग नहीं पे करना चाहते। तो इस वजह से हमने इनकम जो टैक्स था उसका रेट ही कम कर दिया। नाउ देयर हैज़ बीन कंटिन्यूस रिडक्शन इन टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम, मॉडरेट इनकम, इनकरेज सेविंग्स। द कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो रिड्यूस। कॉर्पोरेट टैक्स आपका कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगता है, ठीक है, वो एक टाइप का टैक्स है। इंडिविजुअल के ऊपर अलग टैक्सेशन पॉलिसी है वो लगती है एंड वो हर साल उसका वो चेंज होता रहता है, बजट की वो कैसे लगेगा, ये सब चीज़ें ना जो भी रिफॉर्म्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद टैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट टैक्स की बात करी, अब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। तो कंसिडरेबल रिफॉर्म हैव बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस टू फैसिलिटेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशन मार्केट फॉर गुड्स। अब देखो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लिए गए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी ताकि हम इस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट कर सकें कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारा एक कॉमन नेशन मार्केट है गुड्स का, ठीक है। तो हमने कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लिए गए थे ताकि हम एक ऐसा कॉमन नेशन मार्केट गुड्स के लिए इस्टेब्लिश कर सकें कि अच्छा अगर हम ये गुड्स खरीद रहे हैं तो इसमें ये वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। पहले ना बहुत ज़्यादा मैसअप होती थी सारी चीज़ें, तो उन्होंने ये कोशिश की कि थोड़ा बहुत फैसिलिटेशन उनको मिल जाए। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ लिखने वाली चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, बस आपको ये लिखना है कि आपको एक कॉमन नेशन मार्केट बनाना था गुड्स का, कि एक मतलब जैसे अगर आप इस मार्केट से बाय कर रहे हो, ये आपका कॉमन नेशन मार्केट है ये वाले गुड्स को सेल करने के लिए या फिर ये वाले गुड्स को परचेज़ करने के लिए। उसके बाद है जीएसटी। जीएसटी एक्ट को पास किया गया था इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। तो ना मेरे हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स का आपका ये भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स पहले बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते थे, अब वो 17 से शायद 17 थे 13 थे, उससे आपकी 1 में रिड्यूस कर दिया पूरा, ठीक है। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, CESS भी था, वैट भी था, ये सब चीज़ें थी, कस्टम ड्यूटी वगैरह सब था, तो अब वो एक ही उसमें सबमर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो जीएसटी एक्ट कब पास हुआ था इसको आपको याद रखना है। फॉर यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम दिस एक्ट केम ऑन इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। 29 मार्च को द एक्ट वॉज पास्ड, ठीक है, एंड 1 जुलाई को इट केम इन टू इफेक्ट। फिर आते हैं आपके कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में आपका फॉरेन मार्केट से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले आपका डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। इट रिफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द BOP क्राइसिस। तो अगर हम ना डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं, इसको हम ना किसी और चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली इट रिफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारी करेंसी गवर्नमेंट वैल्यू को डिक्रीज़ करते जा रहा है ताकि BOP का क्राइसिस ओवरकम हो सके एंड द रुपी वॉज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। दिस लेड टू इंक्रीज इन द इन्फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज में इन्फ्लो आने लग गया था। अच्छा चलो मान लो कि पहले $1 वॉज इक्वल टू 70 रुपीज़। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस रुपीज़ की वैल्यू कम कर दी। अब जो $1 है वो आपका 80 रुपीज़ है, ठीक है। व्हेन वैल्यू इज़ डिक्रीज हमारा जो इन्फ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का वो ज़्यादा होगा,
ठीक है। तो इसका मतलब पहले कोई भी जना अगर $1 पे कर रहा था, $1 पे कर रहा था, तो उसको 70 रुपीज़ का सामान मिल रहा था। तो अब अगर वो $1 पे कर रहा है तो उसको 80 रुपीज़ का सामान मिलेगा। इसकी वजह से आपका इनफ्लो में इंक्रीज़ आएगा। देखो मैंने बोला एक आपका पूरा चैप्टर है इसके ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट करके, वो आपका मैक्रो में है, तो आप उसमें अच्छे से ईजिली सब अच्छे से समझोगे। अभी बस आपको ना मेन चीज़ें पॉइंट्स देखने हैं कि अच्छा गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी में क्या किया था, वैल्यू में डिक्रीज़ किया था, रिडक्शन किया था, एंड किस चीज़ के लिए किया था, BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को मीट करने के लिए। ठीक है। एंड जो रुपीज़ था उसको डिवैल्यू किया गया था अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया था इंक्रीज़। फिर है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट अलाउड मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो मार्केट डिटर्मिनेशन जो था एक्सचेंज रेट का, गवर्नमेंट ने अलाउ किया था मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड को एंड सप्लाई को एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मीट करता था, जैसे यहाँ पे मीट करता था उसके हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट सेट होता था। तो उन्होंने अलाउ किया कि मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट से हो सकता है, अब हम खुद से नहीं करेंगे। फिर है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को उन्होंने क्या बोलते हैं, इसमें उन्होंने क्या क्या किया था, सबसे पहले इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस उन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। जैसे हर एक कंपनी अपने लिए बेस्ट करना चाहती थी, वो अपने क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रही थी अच्छे से। ठीक है, तो वो चाहती थी कि यहाँ हमारी कंट्री में भी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कुछ चेंजेस लिए गए थे। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि वाई वॉज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस, जब आप बहुत सारी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ये भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको इंक्रीज़ करना था इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, एंड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। तो जैसे हीरो होंडा है, मारुति सुजुकी है, तो ये सब जो है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए था। टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़ एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो अगर आपको लोकल इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी को प्रमोट करना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है, तो भी ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को वो किया गया था, पास किए गए थे आपके काफ़ी सारे रिफॉर्म्स। तो उसमें से क्या क्या था, दिस रिफॉर्म इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो एक्सपोर्ट, एक्स माने एक्सपोर्ट एंड एम माने इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को के जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव कर दिया गया। पहले कोटाज और टैरिफ होता था, कोटाज मतलब सिर्फ आप इतने गुड बेच सकते हो, और टैरिफ्स वगैरह लगाए गए थे, काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाए गए थे, उसको कम किया गया था ताकि आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं मैं दोबारा इसके बाद आऊँगी इस पर। उसके बाद है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, दे वर रिमूव्ड टू इंक्रीज़ द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। तो जो भी आपके एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको रिमूव किया गया ताकि जब हम एक्सपोर्ट करें गुड्स को, तो जो इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज़ हो जाए। पहले अगर गुड्स फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में अवेलेबल होते थे, तो अब वो गुड्स थोड़े कम में अवेलेबल हो जाएं, तो इसके लिए हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस करते रहे थे। एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को भी रिमूव कर दिया गया था ताकि कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंडियन गुड्स की बढ़े इन द इंटरनेशनल मार्केट। फिर है इंडस्ट्रियल या फिर इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, इट वॉज एबॉलिस्ड एक्सेप्ट हजार्डियस इंडस्ट्रीज एंड दिस एनकरेज द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल एट बेटर प्राइस। तो जो आपका इंडस्ट्रियल और इम्पोर्ट लाइसेंसिंग था उसको भी आपने अबॉलिश किया गया था, ये भी आपका अबॉलिश हुआ था, लेकिन सिर्फ कुछ हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। अगर आप ड्रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप कोई और चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ के लिए, या फिर अगर आप कोई ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, हाँ वैसे इंपोर्ट के ऊपर है ना, तो इंपोर्ट कर रहे हो जो हजार्डियस इन नेचर है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश नहीं किया गया, तो उसके लिए था। फिर है दिस इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ टू इम्पोर्ट रॉ मटीरियल्स एट बेटर प्राइस। तो इन्होंने इंकरेज किया था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कि वो बेटर प्राइसेस पे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकें।
ठीक है। सो आई एम लिटरली वेरी टायर्ड स्पीकिंग पूरा 40 मिनट्स। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। एंड मैं सेकेंड पार्ट में आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगी, इसमें आपका प्राइवेटाइजेशन वगैरह है। एंड इफ़ यू वांट द PDF यू कैन प्लीज़ राइट कमेंट PDF इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही थी, हो सकता है थोड़े वर्ड्स आगे पीछे हो गए हों या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो मे बी नॉट रिलेवेंट या नॉट टू द पॉइंट होगा, सो वो भी यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज आई फील लाइक कि दिस इज़ इनफ फॉर राइट नाउ। एंड आप अच्छे से पढ़ो, you can score good if you are studying this. Okay, thank you, bye bye.